अमन फिर वही हिसाब किताब लेकर बैठ गया। सुबह से देख रही हूँ बस कॉपी और कैलकुलेटर में घुसा हुआ है। हाँ माँ, महीने का खर्च जोड़ रहा हूँ, जरा बैठने दो ना। खर्च तो जिंदगी भर चलता रहेगा। पहले ये बता शादी आखिर कब करेगा? तुझसे कहते कहते मैं थक गई हूँ। तेरी उम्र 28 साल हो गई, कब तक टालता रहेगा? माँ फिर वही बात। हाँ फिर वही बात, क्योंकि तू हर बार टाल देता है। मेरी भी उम्र हो रही है, पहले जितना काम हो जाता था अब नहीं होता, घुटनों में दर्द रहता है। अगर घर में बहू आ जाएगी तो मेरा भी हाथ बढ़ जाएगा, 2 बातें करने वाला कोई होगा, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आराम कहाँ से मिल जाएगा माँ? क्यों नहीं मिलेगा? घर में एक सदस्य और आ जाएगा, जिम्मेदारियां बांट लेगी। जिम्मेदारियां बांट लेगी या जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी? कैसी बातें कर रहा है? हर घर में शादी होती है बेटा। हर घर की हालत एक जैसी नहीं होती बेटा। गरीब लोग भी तो शादी करते हैं ना। करते हैं, लेकिन उसके बाद कितनी परेशानियां झेलते हैं माँ, वो भी तो देखो। भगवान पर भरोसा रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा है माँ, लेकिन भरोसे से राशन नहीं आता। अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि महीने के आखिर तक फिर 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, और आप शादी की बात कर रही हैं। सोनल और अमन ऐसे ही बहस करते रहते हैं। शाम का वक्त होता है। सोनल अकेले आंगन में चारपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी, तभी मधु उसके घर आती है। अरे सोनल, घर पर है? अरे आजा मधु, बड़े दिन बाद दिखाई दी। बस क्या बताऊं, अब तो घर के काम से फुर्सत ही मिल जाती है, इसलिए इधर उधर निकल लेती हूँ। तेरी तो किस्मत खुल गई, पहले तो तू हमेशा काम में लगी रहती थी। अब काम करूँ भी क्यों, मेरी बहू ने पूरा घर संभाल लिया है। अच्छा, सुबह उठते ही चाय बना देती है, नाश्ता तैयार कर देती है, फिर पूरे घर की सफाई, खाना, बर्तन, मुझे तो पूछती भी नहीं कि क्या करना है। कहती है मम्मी जी आप बस आराम करो। बड़ी भाग्य वाली है तू। भाग्य वाली तो हूं ही, ऊपर से रोज रात को मेरे पैर भी दबाती है। सच? अरे सिर्फ पैर ही नहीं, कभी सिर में तेल लगा देती है, कभी मालिश कर देती है। पिछले हफ्ते तो मेरे बालों में अच्छी तरह कंघी करके चोटी भी बनाई। कहने लगी आपने पूरी जिंदगी हमारी सेवा की है, अब हमारी बारी है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती है मधु? मिलती है, बस नसीब होना चाहिए। सही कह रही है। और बता, तू कब ला रही है बहू अपने घर? सुनील गहरी सांस लेती है। क्या बताऊं, मैं तो रोज कह कहकर थक गई हूँ, लेकिन मेरा बेटा मानता ही नहीं। क्यों, कोई लड़की पसंद है क्या उसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक ही रट लगाकर बैठा रहता है। कहता है पहले नौकरी में सैलरी बढ़ जाने दो, इंक्रीमेंट हो जाएगा तब शादी के बारे में सोचूंगा। अरे ये भी कोई बात हुई? इंक्रीमेंट का इंतजार करते करते उम्र निकल जाएगी। मैं भी यही समझाती हूँ, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं होता। देख सोनल, हर चीज का ना सही समय होता है, शादी की भी एक उम्र होती है, हर बात में हिसाब किताब नहीं देखा जाता। बिल्कुल, लेकिन उसे कौन समझाए? अगर तू सच में चाहती है कि उसकी शादी हो जाए तो मेरे पास एक बहुत अच्छी लड़की है। सच कह रही है? हाँ बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, घर का काम भी जानती है और अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती है। कहीं आजकल की लड़कियों जैसी तो नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तेरे सामने उसका नाम ले रही हूँ। अगर लड़की सच में इतनी अच्छी है तो मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो मेरा बेटा है, उसे कैसे मनाऊं? अरे तू भी ना, कभी कभी माँ को माँ वाला तरीका अपनाना पड़ता है। मतलब? अरे थोड़ा इमोशनल हो जा, उसे याद दिला कि 9 महीने पेट में रखा, कितनी मुश्किलों से बड़ा किया, आज जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है तब भी तू मेरी बात नहीं मानेगा तो कब मानेगा? ऐसी थोड़ी इमोशनल बातें कर। अरे पता नहीं उस पर असर होगा भी या नहीं। कोशिश करने में क्या जाता है, आखिर तू उसकी माँ है, तेरी बात का असर किसी और से ज्यादा होगा। बात तो तेरी सही है। और इधर मैं उस लड़की वालों से भी धीरे धीरे बात शुरू कर देती हूँ, पहले उनकी राय जान लेते हैं, अगर उधर से हाँ रही तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तू बात चला, मैं भी आज से अमन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इस बार बिना माने उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस यही हिम्मत रख, देखना जल्द ही तेरे घर में भी बहू की पायल बजेगी। भगवान करे तेरी बात सच हो जाए, अब तो बस यही एक इच्छा बाकी रह गई है। कुछ देर बाद मधु वहां से चली जाती है। अमन रात को काम से लौटकर घर आता है, बैग एक तरफ रखता है और हाथ मुंह धोकर बाहर आता है। सोनल चुपचाप बैठी होती है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस तुझसे बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। कब कर रहा है शादी? माँ फिर वही बात, जब तू छोटा था ना तब मुझे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला,
तेरी पढ़ाई, तेरी फीस, तेरी बीमारी, तेरी हर जरूरत पहले आती थी। लोगों के घरों में काम किया, सिलाई की, बचत की, बस इसलिए कि तू किसी के आगे हाथ न फैलाए। मुझे सब याद है माँ। अगर याद है तो मेरे बारे में भी सोच। अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही बेटा। सुबह उठते ही कमर दर्द करती है, घुटने जवाब देने लगे हैं। पहले तो पूरा घर अकेले संभाल लेती थी, अब आधा काम करने में भी सांस फूल जाती है। डॉक्टर को फिर दिखा दे। डॉक्टर दवा दे देगा, उम्र नहीं लौटा सकता। अमन कुछ नहीं बोलता। मैं बहू सिर्फ इसलिए नहीं लाना चाहती कि कोई मेरी सेवा करे, मैं इसलिए भी चाहती हूँ कि इस घर में तेरे साथ कोई अपना हो। आज मैं हूं इसलिए तुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा तो नहीं रहूंगी ना। माँ, ऐसी बात मत करो ना। क्यों ना करूं? उम्र सच्चाई छिपाने से रुकती नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने तेरा घर बस जाए, उसके बाद मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन माँ, पैसे का क्या? मेरी चिंता वही है, मैं किसी लड़की को तकलीफ नहीं देना चाहता। हर लड़की महलों में रहने नहीं आती बेटा। बहुत सी लड़कियां ऐसे घर में भी खुश रहती है जहां इज्जत और अपनापन मिलता है। लेकिन खर्च तो बढ़ेगा ना। खर्च बढ़ेगा ये सच है, लेकिन जिम्मेदारियां अकेले नहीं उठानी पड़ती। अगर समझदार जीवन साथी मिल जाए तो इंसान का हौसला भी बढ़ता है। 2 लोग मिलकर कई मुश्किलें आसान कर देते हैं। मुझे डर लगता है कहीं मैं उम्मीदों पर खरा न उतर पाया तो। बेटा, कोई भी शादी पूरी तैयारी के बाद नहीं करता। लोग साथ रहते रहते जिंदगी बनाते हैं। तू ईमानदार है, मेहनती है, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। और अगर बाद में कोई परेशानी हुई तो? परेशानी तो आज भी है ना, तो क्या परेशानी के डर से जीना छोड़ देते हैं? हर फैसला जोखिम लेकर ही लिया जाता है। ठीक है माँ, अगर आपको इतनी खुशी मिलेगी तो आप रिश्ता देख सकती हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस बेटा, मुझे यही सुनना था। बाकी जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। मुझे यकीन है भगवान सब ठीक कर देंगे। उम्मीद करता हूँ माँ ऐसा ही हो। चलिए मैं खाना लगाता हूँ, खाना खा लेते हैं। अमन और सोनल खाना खाने चले जाते हैं। शादी की बात आगे बढ़ती है। आज लड़की वाले अमन के घर आए हुए थे। देखिए बहन जी, हमें तो रिश्ता पसंद है। लड़का भी अच्छा लगा, मेहनती है और बात करने का तरीका भी अच्छा है। यह सुनकर अच्छा लगा। हमारी तरफ से भी रिश्ता पसंद है। बस एक छोटी सी बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। जी जी बोलिए ना। हमारे घर में जितनी भी शादियां हुई है, लड़के वालों ने अच्छी खासी सोने की चीजें चढ़ाई हैं। बहू के लिए हार, कंगन, झुमके, मंगलसूत्र, जो भी रस्म के हिसाब से होता है। सोनल थोड़ा चुप हो जाती है। देखिए, समाज में हमारी भी इज्जत है। शादी में लोग हर चीज देखते हैं, बाद में बातें भी बनाते हैं। इसलिए पहले ही बता दिया कि उस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस यही उम्मीद है, बाकी बच्चों की खुशी सबसे जरूरी है। जी बिल्कुल। कुछ देर बाद हर्षद और शोभा वहां से चले जाते हैं। कुछ देर तक घर में चुप्पी रहती है। माँ, अब बताइए। क्या? यही कि इतने सारे गहने कहाँ से आएंगे? कुछ सोचते हैं बेटा। सोचेंगे? अभी तो आपने उनके सामने कह दिया कि पूरी कोशिश करेंगे। अरे तो उस समय में मना भी कैसे करती? मैंने पहले ही कहा था मेरी हालत ऐसी नहीं है, लेकिन आपको तो बस शादी करवानी थी। मैं तेरी परेशानी समझती हूँ बेटा। नहीं माँ, अगर समझती तो आज ये दिन नहीं आता। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से इतने महंगे सोने के गहने, लाखों रुपए की बात कर रहे हैं वो लोग। उसी समय रोहित अंदर आता है। क्या बात है यार? कुछ नहीं। मुझे देखकर बात मत बदल, क्या हुआ है? अरे बेटा, लड़की वालों को रिश्ता पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी में बहू के लिए अच्छे खासे सोने के गहने होने चाहिए। अब अमन उसी बात को लेकर परेशान है। बस इतनी सी बात? तेरे लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ चिंता मत कर। अरे कैसे ना करूं? तेरा भाई किस दिन काम आएगा? मैं बैंक में अपने जानने वाले से बात कर दूंगा, तेरे नाम पर लोन का इंतजाम हो जाएगा, शादी आराम से कर ले। लोन? हाँ, आजकल बहुत लोग शादी के लिए भी लोन लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। यार, महीने का खर्च ही बड़ी मुश्किल से निकलता है, ईएमआई कहाँ से भरूंगा? अगर किश्त समय पर नहीं दे पाया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देख, धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ेगी, खर्च भी संभल जाएगा, किश्त भी निकल जाएगी। और अगर कुछ उल्टा हो गया तो? शुरुआत में जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं हूं ना साथ में। बेटा, मैं भी फिजूल खर्च नहीं होने दूंगी, जितना जरूरी होगा उतना ही करेंगे। और एक बात याद रख, शादी एक ही बार होती है, बाद में धीरे धीरे लोन उतर जाएगा,
लेकिन अगर सिर्फ पैसों के डर से रिश्ता छोड़ दिया तो हो सकता है बाद में पछताना पड़े। ठीक है, अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो लोन ही लेना पड़ेगा। बस यही हिम्मत तो चाहिए। वक्त बीतता है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मेहमान भी आ चुके होते हैं। अरे भाई, ये कैसी गर्मी है, यहाँ तो 5 मिनट बैठना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, इतनी भीड़ है और हवा का कोई इंतजाम ही नहीं है। कम से कम 2-4 पंखे और लगवा देते, पसीने से हालत खराब हो गई। शादी में आए हैं या धूप में तपने, बच्चों की भी हालत देखिए। माफ कीजिए, आपको इतनी तकलीफ हो रही है। अब कर भी क्या सकते हैं। खाना बाद में खा लेंगे, पहले कहीं हवा मिल जाए। अमन सबकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी कुछ करता हूँ। बेटे जल्दी कुछ करो, बुजुर्गों की तबीयत भी खराब हो सकती है। अमन इधर उधर देखने लगता है। माँ अब क्या करे, आसपास से इतने पंखे भी कहाँ मिलेंगे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। उसी समय रोहित अंदर आता है। क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों हैं? अरे यार, पंखे और कूलर कम पड़ गए, मेहमान गर्मी से परेशान है। रोहित मेहमानों की तरफ मुड़ता है। अच्छा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बेटा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, आप लोग बस थोड़ा इंतजार कीजिए। रोहित तुरंत वहां से निकल जाता है। पता नहीं अब ये क्या करेगा। करीब 20 मिनट बाद रोहित वापस आता है। उसके साथ 2 लड़के और होते हैं। वे एक बड़ा कूलर, 2 टेबल फैन और 2 स्टैंड फैन लेकर आते हैं। अमन जरा इधर पकड़, ये कूलर इस कमरे में रखो, टेबल फैन बच्चों और बुजुर्गों की तरफ कर दो। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। कुछ ही देर में सारे पंखे और कूलर चलने लगते हैं। हाँ, अब काफी राहत मिल गई। हाँ भाई, अब बैठा जा सकता है। बहुत अच्छा किया बेटा, वरना सच में जान ही निकल जाती। अब अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं बेटा, अब सब ठीक है, बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। बस आप लोग आराम से शादी का आनंद लीजिए। मेहमान अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं। अमन धीरे से सोनल के पास जाता है। माँ देखा आपने? हाँ बेटा। अगर रोहित नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। सबके सामने कितनी बेइज्जती हो जाती। सच कह रहा है, उसने बहुत बड़ी मदद कर दी। सोनल और अमन बात करते हैं। वक्त बीतता है और फाइनली अमन की शादी प्रिया से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद माँ जी, ये लीजिए पानी। ला बेटा, आजा बैठ जा तू भी यहीं। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बता, क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि अमन जी मुझसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं। मतलब वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं, रात को आते हैं तो या तो हिसाब किताब देखने लगते हैं या फिर इतने थके होते हैं कि 2 बातें करते करते ही सो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन शादी को इतना वक्त हो गया, लेकिन हम दोनों को बैठकर आराम से बात करने का समय भी नहीं मिला। देख प्रिया, तुझसे कोई बात छिपाना भी ठीक नहीं है। अमन ने शादी के लिए काफी इंतजाम किया था। कुछ पैसे उधार लिए, कुछ लोन भी लेना पड़ा। उसी की चिंता उसे हर समय लगी रहती है। ओह, इसलिए वो इतना काम कर रहे हैं? हाँ, शादी से पहले भी वही कहता था कि खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन मेरी जिद की वजह से शादी हुई। अब वो यही सोचता रहता है कि हर महीने की किस्त समय पर निकल जाए और घर का खर्च भी ठीक से चलता रहे। तेरी बात भी सही है, लेकिन तू चिंता मत कर। आज शाम को मैं उससे आराम से बात करूंगी। ठीक है माँ जी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया अमन के पास जाती है। अमन कमरे में लैपटॉप खोले बैठा होता है। सामने कुछ फाइलें, कॉपी और कैलकुलेटर रखा होता है। वो लगातार हिसाब देख रहा था। अमन जी, आपसे एक बात करनी थी। अभी थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। 2 मिनट ही लगेंगे। प्रिया प्लीज, अभी सच में समय नहीं है। अमन फिर से लैपटॉप की तरफ देखने लगता है। आपको मैं पागल दिखाई देती हूँ क्या? अमन तुरंत उसकी तरफ देखता है। क्या मतलब? मतलब कि मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप लगातार मुझे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा बोलो, क्या हुआ? माँ जी ने मुझे सब बता दिया है। शादी के लिए आपने लोन लिया है। हर महीने EMI भरनी होती है, ऊपर से घर का खर्च भी है, इसलिए आप दिन रात काम में लगे रहते हैं। अच्छा, ये बात है। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। हाँ पता है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मतलब? देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, शादी से पहले नौकरी भी कर चुकी हूँ। जिस दिन माँ जी से आपके लोन के बारे में पता चला, उसी दिन मैंने कंपनी में नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। अमन हैरानी से उसकी तरफ देखता है। कौन सी कंपनी में? आप ही की कंपनी में। मेरी कंपनी में? जी, और मैं सिलेक्ट भी हो गई। सच?
बिल्कुल सच। अगले हफ्ते से मुझे ज्वाइन करना है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब सोचिए, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करेंगे, साथ में आएंगे, साथ में लौटेंगे। कम से कम दिन का कुछ समय तो साथ रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अब घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पर नहीं रहेगी। मेरी सैलरी से आपकी ईएमआई भरने में मदद होगी। घर का खर्च भी आसानी से चलेगा। धीरे धीरे बचत भी होने लगेगी। लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। पति पत्नी का मतलब यही तो होता है, एक की परेशानी दोनों की परेशानी हो। प्रिया, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। क्या बातें हो रही है भाई? कुछ नहीं माँ, बस सोच रहा था कि आपको कैसे थैंक यू बोलूं। क्यों, क्या हो गया? अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती ना कराई होती तो मेरा क्या होता? आप समझ में आया मैं क्यों पीछे पड़ी थी? देख तो रही हूँ लड़कियां, अब नहीं मिल रही ढंग की कोई, तो क्या करूं मैं। आजकल लड़कियों के नखरे भी बड़े हैं भाई। हर चीज में परफेक्ट लड़का चाहिए इन्हें। हाइट, रंग रूप, कमाई, उम्र, सब कुछ चाहिए। वही तो, अब फिर अपना शुभम हो भी तो 30 का गया है। लड़कियां दिखते दिखते ना कोई अच्छी कमाई है। अब देखा जाए तो बाल भी कम ही है। हाँ, बात तो सही है। वैसे शर्मा जी को इसका बायोडेटा देकर तो आया हूँ, देखो कोई बात बन जाए तो। मैंने भी बड़ी बहू को बोला हुआ है, जरा नजर रखना कोई तुम्हारे देवर के लिए लड़की मिल जाए तो। अरे आप लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मिल जाएगी लड़की। हम सभी देख रहे हैं, और वैसे देखा जाए तो जिसके लिए देख रहे हो उसको कोई फिक्र भी नहीं है, वो मस्त है अपनी दुनिया में। तभी तो और ज्यादा चिंता है। अरे इसने कोई लड़की देख रखी होती ना, मैं तो उससे भी करवा देता, पर इसकी कोई पसंद भी नहीं है। ये सब बात कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बहू निशा वहाँ आती है। हाँ माँ जी, मैंने भी बोल रखा है 2-3 जगह। अब शुभम भैया भी 30 के हो गए हैं तो लड़की 28-29 की तो सही रहेगी। मेरा मतलब बहुत ज्यादा उम्र में अंतर नहीं होना चाहिए ना। हाँ ये भी है। निशा, तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है ना, जॉइंट फैमिली है, दूर दूर तक रिश्तेदार हैं, उनमें देखो कोई मिले तो। अरे आप लोग ऐसे पीछे पड़े हो मेरी शादी के, जैसे नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं खुश अच्छा नहीं लग रहा क्या? भैया मैं भी तो चाहती हूँ मेरी देवरानी आए, फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करें। वो आएगी तो मुझे भी कोई मिल जाएगा बात करने के लिए। तो आप अपने लिए मेरी शादी करवा रही हैं क्यों? अरे नहीं भैया, ये सब तो मजाक की बातें हैं। हम सब यही चाहते हैं कि एक अच्छी सी लड़की के साथ आपका घर बस जाए। हाँ हाँ, देखिए लड़की मेरे लिए। गर्मियों में जब निशा अपने मायके की शादी में जाती है, वहाँ उसे अपने देवर के लिए एक लड़की पसंद आती है। मासी, ये लड़की कौन है? ये तो मेरे इधर की लड़की है, थोड़ा दूर का रिश्ता है पर भले लोग हैं। शादी फिक्स हो गई इसकी या कहीं बात चल रही है? कुछ पता है आपको? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। लड़का देख रहे हैं इसके घर वाले भी। निशा अपनी मासी को अपने देवर की फोटो दिखाती है। लड़का तो सही लग रहा है, बात करती हूँ मैं लड़की की माँ से, दिखाती हूँ इसकी फोटो उसे। दोनों परिवार एक दूसरे की फोटो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं और शुभम और कविता की शादी तय हो जाती है। देवर का काम किया भाभी ने। भैया अब देखना, ये दोनों मिलकर हमारी चुगलियां करेंगी। घर का माहौल थोड़ा अच्छा होता है। जल्द ही कविता भी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। बहू देखो, इसे थोड़ा अपने हिसाब से समझा दो, अपने घर की रस्म इसे तुम लेकर आई हो, इसका व्यवहार पता है तुम्हें, जेठानी भी हो इसकी, तो अब सब तुम्हें ही बताना है इसे। जी माँ जी, मैं समझा दूंगी। भाभी मुझे अपनी साड़ियाँ ड्राई क्लीन करवानी है। मैंने सुना है ड्राई क्लीन करवाने से अलग ही चमक आ जाती है कपड़ों में। ड्राई क्लीन? पर हमारे यहाँ तो कभी किसी ने नहीं करवाया। अब सब घर पर ही तो प्रेस कर लेते हैं, और जितना मुझे पता है कि तुम भी गांव से ही पली बड़ी हो, तो वहां तो ड्राई क्लीन छोड़ो, प्रेस भी शायद ही होती होगी। ये क्या बात हुई भाभी, क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या मैंने अपने घर में कुछ नहीं देखा क्या कभी? और अगर पहले नहीं करवाई तो क्या मैं अब कभी नहीं करवा सकती? आप रहने दीजिए, मैं शुभम से कह दूंगी, वो करा देंगे। मेरा वो मतलब नहीं था कविता, तुम गलत समझ रही हो। मुझे पता तो था कि जेठानियाँ देवरानी पर हुक्म चलाती है, पर मुझे नहीं पता था मेरी जेठानी मुझे आते ही दबाने लग जाएगी। अरे तुम तो बात को कहाँ ले जा रही हो? मैं ही दे देती हूँ तुम्हें ड्राई क्लीनर्स का नंबर। दे आओ अपनी साड़ियाँ। कविता मार्केट चली जाती है। क्या हुआ बहू, क्या बहसबाजी चल रही थी? इसने तो आते ही ये सब सास बहू देवरानी जेठानी करना चालू कर दिया। हम दोनों में तो कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं। देखा तो था ना ठीक से सब कुछ। पता लगा मेरे बेटे की जिंदगी ही खराब कर दी इसने।
माँ जी, मैंने तो सब अच्छे से पता किया था जितना हो सका था। बाकी तो अब पता नहीं इसका स्वभाव। शाम को और कविता, कैसा रहा आज का दिन? भाभी से पट रही होगी तुम्हारी। वो कब से इंतजार कर रही थी कि देवरानी आएगी तो उससे बहुत सारी बातें करेंगी। बातें करनी थी या हुक्म चलाना था? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी 2 सासें हैं। क्या हुआ? क्या बोल रही हो? कविता उसे पूरी बात बताती है। हाँ, ये तो पता है मुझे। तो क्या हुआ अगर बड़ी भाभी ने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो? अच्छा, तो मुझसे पहले मेरी बुराइयां ही हो चुकी है तुमसे। मतलब मेरा पति भाभी के कंट्रोल में है। अगर यही करना था तो मुझसे शादी क्यों करी? अपनी भाभी के कंट्रोल से ही चलो ना अब तुम। मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। अरे अरे कविता, हो क्या गया है तुम्हें? कहाँ की बात कहाँ पहुंचा रही हो? ये क्या कंट्रोल कंट्रोल लगा रखा है? और जिस बात को इतना बढ़ा रही हो वो तो खत्म हो चुकी ना। साड़ियाँ दे तो आई ना तुम ड्राई क्लीन के लिए, फिर क्या बात है? बात यह है कि आज साड़ियाँ के लिए बोला गया, कल फिर किसी चीज के लिए बोल दिया जाएगा, कल को खाने पर बात आ जाएगी। अरे क्या हो रहा है? ये सूट किसका है? कहाँ जा रही हो बहू? क्या हुआ शुभम? अरे कुछ नहीं माँ, आप जाओ सो जाओ। पर मीना ने उनकी बात पूरी सुन ली थी। अब वो निशा के पास जाती है। कैसी लड़की लाई हो तुम ढूंढकर? सारा दिन लड़ती ही रहती है, कभी तुमसे कभी शुभम से। किससे पता करवाया था तुमने इसके बारे में? बात बात में घर छोड़ने की धमकी ही देती रहती है। अभी भी उसका सूटकेस पैक पड़ा है। ऐसी सारी जिंदगी काम कैसे चलेगा? माँ जी, देखा तो आप लोगों ने भी था ना। हमने तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी। तुम्हारी ही तरफ की थी ना, तुम्हारे परिवार की तरफ की। तो तुम्हें ही ज्यादा पता होगा, हमने तो कुछ पता ही नहीं किया। जब से शुभम की शादी हुई है ये दोनों कहीं घूमने नहीं गए। ये तो पहले से भी चुप रहने लगा है। घूमने तो तब जाएंगे ना जब इसकी बीवी इस पर चिल्लाना बंद करेगी। सारा दिन तो इसका मुंह फुला रहता है। कभी नीशा से लड़ती रहती है, पता नहीं कैसे घर की है। हमने तो ज्यादा पता किया नहीं, नीशा नहीं करवाई है इसकी शादी शुभम से। हाँ सही कह रही हो। हमें तो यही लगा था इसकी तरफ की है तो अच्छी होगी। विनोद से पूछूंगा, वही बात करेगा अपनी बीवी से। निशा क्या बात है? मम्मी पापा क्या कह रहे थे? कविता सारा दिन लड़ती रहती है घर में। तुमने ठीक से पता नहीं किया था क्या इसके बारे में? मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे भाई के लिए अच्छा सोचकर। जितना हो सकता था सब पता किया। अब कोई किसी के दिमाग में जाकर उसकी सोच का तो नहीं पता कर सकता ना। मैं समझाऊंगी उसे थोड़ा और। क्यों दीदी, क्या समझाना है मुझे? और मैं ही क्यों समझूं हमेशा? ओहो कविता, तुम छोटी छोटी बातों को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती हो। हम दोनों बस बात ही तो कर रहे थे। बस यही तो कह रहे थे कि शायद तुम्हें थोड़ा और टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। ऐसा है, आप लोग लाए थे मुझे पसंद करके, तो एडजस्ट मैं नहीं आप लोग करोगे। मैं तो अपने हिसाब से ही रहूंगी और जो मन करता है वो करूंगी। हमें तो बताया गया था लड़की घरेलू है और सीधी सादी है। हाँ, तो जिसने बताया था उसी से बात करिए ना। अब मैं अपने आप को आपके लिए नहीं बदल सकती। बहुएं तो एडजस्ट करती है कविता, मुझे ही देख लो। इतने सालों से कितना एडजस्ट करके रह रही हूँ। मेरी तो मुसीबत होगी शादी करके। इससे अच्छा मैं कुंवारा ही रह जाता। कम से कम खुश तो था। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से 2 मिनट चैन नहीं है। ऐसा लगता है घर कोई अखाड़ा बना हुआ है। भाभी क्या मुसीबत ले आई हो घर में। अभी 6 महीने भी नहीं हुए और इसका बात बात पर सूटकेस पैक हो जाता है। पता नहीं चाहती क्या है। हमने सोचा था एक बहू आएगी, घर में खुशी आएगी, हंसी खुशी का माहौल होगा। यहाँ या तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं या बिल्कुल सन्नाटा। मुझे सब सुनाई दे रहा है पिताजी। यहाँ आवाजें आ रही हैं। अगर इतनी बुरी लगती हो तो मुझे घर क्यों नहीं छोड़ाते? जब लाए थे तब बताना चाहिए था ना कि हम भी तुम्हें ज्यादा खुश नहीं रहने देंगे। तब तो ऐसे फोन पर फोन आ रहे थे जैसे मैं दुनिया की आखिरी लड़की हूँ। कोई तुम्हें बुरा नहीं कह रहा कविता। तुम शायद नए जमाने की हो जो अपने हिसाब से रहना चाहती हो। और फिर अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी भी हो ना। मुझे पता है ऐसे बच्चे थोड़े ज्यादा लाड प्यार में पले हुए होते हैं तो जरा ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। हाँ भाभी, सारी की सारी कमियां मुझ में ही हैं। आप तो बस यहाँ सबकी फेवरेट हो और पूरा घर बस सारा दिन नीशा 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 करता रहता है। कविता, वो पुरानी हो गई है ना तो उसे सब पता है। इस घर को वो समझती है, इसलिए सब उसको आवाज लगाते रहते हैं। जब कविता शॉपिंग पर गई होती है तब सब लोग बातें करते हैं। निशा तुम पर भरोसा करके शादी करवाई थी हमने। कैसी लड़ाकू लड़की निकली है। बात बात में तो इसे गुस्सा आ जाता है, आ क्या जाता है, नाक पर ही धरा रहता है। मैं क्या करूं अब? मुझे थोड़ी पता था कि ऐसी निकलेगी। जितना हो सकता था पता किया ही था। थोड़ा हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ। ये तो नहीं करेगी वरना इस घर में कलेश खत्म ही नहीं होंगे।
अपने देवर के लिए लड़की ढूंढकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है मैंने। अब तो मैं हाथ जोड़ती हूँ इस लड़की से। सब लोग अब कविता के साथ ही एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलती। मीना, तुम्हारे यहाँ बड़ी ही शांति रहती है, लगता है बड़ी बहू अच्छी आई है। हाँ, बस क्या ही बताऊं, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती है। बड़ी शांत स्वभाव की है। हाँ, हमें भी तो ऐसी बहू चाहिए। कैसे पता किया इतनी शांत स्वभाव की लड़की का? बड़ी बहू है ना निशा, उसने ही पता किया था। हाँ, पर अब उसके रिश्ते में कोई लड़की नहीं है, बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे वो सब मैं देख लूंगी, एक बार निशा से बात तो कर लेती हूँ, जरा बुला दो उसे। मीना निशा को बुला देती है। नहीं नहीं आंटी जी, अब तो कोई नहीं है हमारी तरफ, कोई होगी भी तो जरूर बता दूंगी। इतना कहकर वो उठकर चली जाती है। बता दी लड़की। भगवान बचाए मुझे अब रिश्ता करने के पछड़े से। एक करवा कर देख लिया, किसी का अच्छा सोचा और सारे दिन बातें सुनना पड़ता है दोनों तरफ से। अब तो इन चक्रों से दूर ही रहूंगी मैं।